द विचार स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केपलर के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या अथवा व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रश्न दूसरे प्रकार से भी आ सकता है कि सिद्ध करो कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। कभी कभी उसको प्रश्न को थोड़ा बदल देते हैं कि अगर उसकी गणितीय व्याख्या न पूछकर या व्युत्पत्ति न पूछ करके इसको थोड़ा घुमाकर पूछ देते हैं कि सिद्ध करो कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य, कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य होता है। इस प्रकार से बदल के भी आ सकता है। तो इसको हम आज गणितीय रूप से सिद्ध करेंगे। जो कि गणितीय रूप से उसकी विवेचना होती है, व्याख्या होती है, उसको उसकी व्युत्पत्ति कहते हैं। तो केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति हम देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा अपन जान लेते हैं केपलर ने जो पहले तीन नियम दिए, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो पहले नियम में उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगाते हैं और उस दीर्घवृत्ताकार मार्ग के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ये उनका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी ग्रह की क्षेत्रफलीय जाल है वो नियत रहती है। क्षेत्रफलीय वेग या क्षेत्रफलीय जाल नियत रहता है। तो अर्थात इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है निश्चित समयांतराल में निश्चित क्षेत्रफल तय करती है। तो ये क्या है कि ये एस ए मान लीजिए, ये माना अपन ने कि कोई काल्पनिक रेखा है। सूर्य एस को कैसे डिनोट किया अपन ने? एस को किससे डिनोट किया? सूर्य को, सूर्य सन को एस से, और कोई ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो उसको अपन ने माना कि किसी समय टी पर वह ग्रह कहां पर है? ए पर है, ये स्थिति पर, तथा ग्रह का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम। इस प्रकार से अपन इसको थोड़ा देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे इसको, कि पहले अपन थोड़ा इसको समझेंगे और फिर इसको व्युत्पत्ति करेंगे। देखिए इसको क्या है कि माना कि एम द्रव्यमान का कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा या मार्ग में चक्कर लगा रहा है। तो कोई एम द्रव्यमान का ये ग्रह है और ये सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। किसी समय टी पर ये कोई समय टी है, उसकी स्थिति सदिश क्या है? ए है, ये उसकी स्थिति ए पर है। तथा टी में डेल्टा टी समय और जोड़ दिया जाए तो डेल्टा टी, तो टी प्लस कितने समय पर? टी प्लस डेल्टा टी समय पर, टी प्लस डेल्टा टी, टी में डेल्टा टी समय, तो टी प्लस डेल्टा टी समय पर ये कहां पर पहुंच जाएगा? मान लिया कि बी पर पहुंच जाता है। तो ये समय अंतराल कितने समय में पहुंचा है? यहां से समय अंतराल कितना हो जाएगा? समय अंतराल इसका जो होगा समय अंतराल कैसे निकालेंगे कि जैसे कि अपन को कोई पहला जो समय था, जो ज्यादा समय है, ज्यादा पहले इतना बजा था, मान लीजिए 5 बजा है और ये 5:25 हो गए, या ये 5 बजा है और ये रात के 10 बज गए। तो ये 10 बजे में से 5 घटा देंगे तो ये वाला समय ज्यादा है। तो ज्यादा समय अंतराल कैसे निकाल लेंगे? टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, ये वाला। तो ये कितना आ जाएगा? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, समय अंतराल आ जाएगा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी, या इसके ये जो त्रिज्य खंड है एफ ए, ये काल्पनिक रेखा है, इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, इसको अपन को निकालना है। तो ये इसको, क्योंकि यही केपलर का द्वितीय नियम ये बताता है कि इसके द्वारा जो दूरी तय करी जाएगी या इसके द्वारा जो त्रिज्य खंड है ऐसे, इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल वो क्या है? समान समय अंतराल में, अगर समय अंतराल बराबर है तो उसके द्वारा क्षेत्रफल समान ही तय किया जाएगा। जैसे कि कभी यहाँ पर ये था, अगर इतने ही समय अंतराल पर डेल्टा टी समय अंतराल, मान लीजिए कोई वस्तु यही जो ग्रह है एम, ये ग्रह टी पर है और डेल्टा टी समय पर, यानी कि टी समय पर मान लीजिए यहाँ पर है और टी प्लस डेल्टा टी समय पर, टी समय पर जितना बजे ये था उतने, और उसके बाद टी प्लस डेल्टा टी समय पर कहां पर पहुंच जाता है? क्यू पर पहुंच। तो कितने समय अंतराल? डेल्टा टी, और इसका भी समय अंतराल कितना हुआ? डेल्टा टी। तो इसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है? बराबर होता है ये दोनों, यानी कि ये वाला जो रेखांकित भाग है, ये रेखांकित भाग, इसको अपन ने रेखांकित कर दिया, ये रेखांकित भाग, ये वाला, और इसको भी अगर अपन चाहें इसको भी रेखांकित कर देते, ये रेखांकित भाग है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये बराबर होगा। ये क्या है? द्वितीय नियम है केपलर का। तो इसी की अपन को सिद्ध करना है, इसको गणितीय रूप से सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे।
माना कि किसी समय t पर, माना कि किसी समय t पर ग्रह बिंदु A पर है, माना कि किसी समय t पर ग्रह बिंदु A पर है तथा समय t प्लस डेल्टा t पर बिंदु B पर है। कहां पर है? ये जो ग्रह है कहां पर है? बिंदु B पर पहुंच जाता है। इसको फिर से देख लेते हैं। माना कि किसी समय t पर ग्रह बिंदु A पर है तथा समय t प्लस डेल्टा t पर बिंदु B पर पहुंच जाता है, यानी t समय पर यहाँ है और t प्लस डेल्टा t पर बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो इसके द्वारा डेल्टा t समय अंतराल कितना होगा? डेल्टा t समय में जो तय किया गया क्षेत्रफल है, इसके द्वारा ये अपन को निकालना है। माना यदि बिंदु A की स्थिति सदिश R है, माना बिंदु A की स्थिति किसी समय पे, माना कि ये ऐसे सूत्र से इसका जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर R है, तो ये सदिश R द्वारा या इस त्रिज्यखंड SA द्वारा, इसको दोनों प्रकार से मान, त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा? ये वाला त्रिज्य रेखा हो जाएगी SA, त्रिज्य रेखा SA या सदिश R, यानी कि किसी समय t पर ग्रह का जो स्थिति सदिश है वो R है, वो ए बिंदु पर जो इसका सदिश है ये R है। तो ये इसको देखिए कैसे लिखा। माना यदि बिंदु A की स्थिति सदिश R है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, इसको मोटे तौर से मान सकते हैं सदिश रूप में। तो सदिश R द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल, तो सदिश R द्वारा, ये सदिश R द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल, ये जो रेखांक, इसके द्वारा ये सदिश इसको त्रिज्य रेखा मान लें SA, चाहे इसको स्थिति सदिश R द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल, यानी t समय पर ये यहाँ था और डेल्टा t प्लस डेल्टा t समय पर यहाँ पहुंच गया। जैसे कि मान लो 5:10 पर यहाँ था, 5:20 पर यहाँ पहुंच गया, तो 10 मिनट में, तो 5:20 से 5:10 घटा देंगे तो समय अंतराल कितना आया? 10 मिनट। तो इस तरह से इसको यहाँ से A से B तक, यानी त्रिज्यखंड या स्थिति सदिश R द्वारा डेल्टा t समय में जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इस क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड है या इस त्रिभुज FAB त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, या ये रेखांकित त्रिभुज है जो रेखांकित भाग है, रेखांकित या छायांकित भाग है, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्या होगा? इस R सदिश द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? ये क्षेत्रफल FAB, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसको अपन इसका मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये, तो इसको फिर से देखते हैं। माना यदि बिंदु A की स्थिति सदिश क्या है? सदिश R है, तो सदिश R द्वारा डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? रेखांकित भाग FAB के क्षेत्रफल के बराबर होगा। रेखांकित भाग या छायांकित भाग AB या त्रिज्यखंड FAB, ये त्रिज्यखंड बन जाता है, ये एक त्रिज्यखंड भी बन जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो यानी कि रेखांकित भाग FAB का क्षेत्रफल कितना आएगा? ये अपन को देखना है। ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज, इसको मान सकते हैं 1/2 तो आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका एक हो जाएगा ये वेक्टर, ये वाला हो जाएगा वेक्टर FA या R वेक्टर सदिश R, आधार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई AB, ये दोनों वेक्टर हो जाएंगे इस तरह से, ये R सदिश और ये आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर ये इसको अपन दूसरा, ये इसका वो होता है कि त्रिज्यखंड द्वारा क्या क्षेत्रफल, या इसका ये क्या है? चक्रीय त्रिभुज है, ये क्या है? चक्रीय त्रिभुज भी यहाँ से ऐसे करके चक्रीय त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आ जाए। तो अपन को ये समझ लेना है। अब चूंकि यदि अब ये ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इसका कुछ रेखीय वेग भी हो, तो इसका माना कि यदि रेखीय वेग भी है, यदि ग्रह का रेखीय वेग भी है, तो
क्या होता है, रेखीय वेग b है। तो b बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, a से b तक, ये अपन दूरी है। तो इसका मान हो जाएगा वेक्टर ab, ये दूरी हो जाएगा। और समय कितना है इसमें, समांतराल पहले t था तो फिर t प्लस डेल्टा t हो, तो कितना समय लगा, डेल्टा t। कितना समय लगा, डेल्टा t। तो इसका समांतराल इस तरह से b बराबर, अब इसको a b को इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया अपन ने, इसका त्रिया गुणा कर लिया। इसका त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाए, इसके बटे 1 मान लेंगे, जैसे आगे लाइन में लिखेंगे। तो इसको जो b है तो इसका त्रिया गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ए बी का गुणा इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा b और डेल्टा t। इस तरह से ए बी का मान आ जाएगा b इंटू डेल्टा t। अब जो ये अपन ने क्षेत्रफल माना था, ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, ये क्षेत्रफल अपन ने इसको डेल्टा ए मान लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्रफल यहाँ माना था अपन ने, तो इसका मान कितना है, डेल्टा ए। क्षेत्रफल डेल्टा ए बराबर कितना है, यही जितना ये लिखा है, 1/2 कोष्टक r क्रॉस ए बी। और ये इसका, अब इस वाले में कितना है ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा जोर ऊपर लिख लेते, ये आ जाएगा इसका, ये वेक्टर सदिश जो r है, r क्रॉस r गुणे ए बी, और ये इतना हो जाएगा। ये क्षेत्रफल जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, या चक्रीय त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिज्यखंड एफ ए बी, त्रिज्यखंड एफ ए बी का क्षेत्रफल है। तो वो कितना हो जाएगा कि माना अपन ने डेल्टा ए है, क्षेत्रफल को क्या डिनोट कर दिया, डेल्टा ए बराबर रहता है। तो अब अपन इस वाले समीकरण में इसका मान रख देंगे। अतः अब इस वाले का, अतः ए बी का मान, ए बी बराबर बी गुणे डेल्टा टी, कहां पर रख देंगे, का मान, अतः ए बी बराबर इतने का मान, समीकरण डेल्टा ए बराबर 1/2 कोष्टक r क्रॉस ए बी, इसमें रखने पर, तो अपन जहां ए बी है इसकी जगह पर रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बराबर, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं कि डेल्टा ए बराबर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा r वेक्टर गुणे ए बी का मान। ए बी का मान कितना आया, ये b इंटू डेल्टा बी सदिश, और ये आ जाएगा डेल्टा टी। ये ए बी का मान, ए बी बराबर बी डेल्टा टी, तो ये ए बी की जगह पर बी डेल्टा टी रख दिया अपन ने। अब इसको डेल्टा टी को यहाँ पर स्थानांतर कर दिया, इसको यहाँ लाएंगे, यहाँ गुणा है तो यहाँ ये भाग हो जाएगा। तो यह आ जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा r क्रॉस बी, इस तरह से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफलीय वेग हो जाएगा। डेल्टा ए बटे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलीय वेग, क्षेत्रफलीय वेग। अब इधर पे अपन को ये बराबर इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा अपन को क्या करना है, इसको लाना है संवेग के रूप में, संवेग के रूप, इसलिए इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, m का यहाँ गुणा कर देंगे, m का यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे, और m का यहाँ नीचे भाग कर देंगे। तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा समीकरण में, उसी संख्या का ऊपर गुणा करने से और भाग करने से कोई अंतर नहीं आता। तो इसके लिए फिर अपन इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसको देखते हैं। ये आया क्या आएगा, 1/2 कोष्टक r, और इसका m के पास ले आते हैं, इसको m b ये वाला, ठीक है। और इसको जो m है, इसको 2m, इसको यहाँ नीचे ला लेते हैं, इसको लिखने में 2m कितना हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, कि हम जानते हैं कि p संवेग बराबर mb बराबर होता है, या संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये क्या है, p कहाँ क्या है, संवेग है, तो p बराबर हो जाता है। तो इसको अपन इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये काहे के बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर कितना हो गया, 1/2m, और यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक में r क्रॉस p, इस तरह से हो जाएगा। और हम जानते हैं यहाँ पर ये दूसरा थोड़ा सा इसमें पूर्व विज्ञान लगेगा, जो कि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग L, या इसी को J से प्रदर्शित भी करते हैं। कभी किसी किताबों में इसका J से भी प्रदर्शित, लेकिन हम यहाँ पर इसका नोटेशन L ले रहे हैं। तो ये बराबर होता है r
क्रॉस पी, ये बराबर होता है कोणीय संवेग। तो इसका मान अपन यहाँ पे रख देंगे। कितने का मान रखेंगे? तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 1/2m इंटू एल, ये आ जाएगा। तो अब ये डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर 2m 1/2m गुणे एल। इसको अपन थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर 1/2m इंटू या इसको गुणा करके एल। तो अब ये क्या है? एल क्या है? कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एम ये ग्रह का द्रव्यमान है, वो क्या है? स्थिर है। और एल का मान भी क्या है? स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि ग्रह पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। क्यों? तो यहां लिखेंगे कि चूंकि ग्रह पर कोई बल आघूर्ण आरोपित नहीं है, अतः कोणीय संवेग नियत रहेगा। क्या है? ये पॉइंट लिखना जरूरी है कि ग्रह पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है या बल आघूर्ण आरोपित नहीं है। ग्रह पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है, अतः इसका जो कोणीय संवेग है वो क्या होगा? नियतांक होगा। तो ये क्या है? इस तरफ का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी, ये है क्षेत्रफलीय वेग। ये क्या है? क्षेत्रफलीय वेग। और ये बराबर कहे के हो जाएगा, ये पूरा क्या है? इस तरफ का ये नियतांक, ये सब क्या है? ये नियतांक है। तो इससे ये क्या? नियतांक। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि क्षेत्रफलीय वेग बराबर नियतांक, यानी कि ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल या क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है, अतः ये सिद्ध हो जाता है। यही अपन को सिद्ध करना था कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी यानी उसका ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग है वो नियत होता है, क्योंकि m भी नियत है और कोणीय, क्योंकि इसमें बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, ग्रह के ऊपर कोई बल आघूर्ण का नहीं करता। बल आघूर्ण क्या होता है? जैसे इसको दोनों तरफ से इधर से करें तो इसको ऐसे घुमाएं, ऐसे करते, एक बल यहाँ पे लगे एक इधर से लगे, तो इसको कहते हैं बल आघूर्ण, एक दोनों से ऐसे। तो चूंकि ग्रह के ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा है, अतः उसका जो कोणीय संवेग है वो नियत रहता है, यानी डेल्टा क्षेत्रफलीय वेग बराबर नियतांक। इससे ये सिद्ध हो जाता है, केपलर की दूसरा नियम सिद्ध हो गया। और दूसरी चीज क्या सिद्ध हो गई कि ये वाली जो लाइन है कि सिद्ध करो कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के तुल्य है या कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को मान्यता देता है या उसका पालन करता है, ये वाला हो जाए। अतः ग्रह का क्षेत्रफलीय वेग नियत रहता है। यही ये है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यही केपलर का द्वितीय नियम। इसको हम लोगों ने क्या किया? गणितीय रूप से इसको देखा और गणितीय रूप से इसको सिद्ध किया। तो इस तरह से ये पूरा हुआ आपका, इसकी जो गणितीय व्याख्या है ये पूरी हो गई। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के तुल्य होता है। धन्यवाद।